बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिनाद और मैं हूं अली सैयद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। और जनाब, बाजू का तो रश आता है आप पर कि पूरा हफ्ता ही छुट्टियों का आपको मिल गया है। हमें तो रोज आना पड़ता है, रोज काम करना पड़ता है। आज की छुट्टी भी बहुत सारी जगहों पर एक ना गलत नोटिफिकेशन सर्कुलेशन उसकी जारी थी कि भाई शब बारात की छुट्टी दी गई है गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और बड़े अच्छे तरीके, जी हाँ बिल्कुल। और पंजाब में खैर वो नहीं थी, वो गलत सर्कुलर था, जो नोटिफिकेशन था वो गलत सर्कुलेट हो रहा था। रात भर जो है मसाजिद में इबादत का एहतमाम किया गया और सब ने मजहबी जोशो खरोश के साथ शब बारात जो है उसको सेलिब्रेट किया। कल रात को दुआएं मांगी गई, खुसूसी मुल्क और कौम को दुआओं में याद रखा गया। सब तरफ चिरागा किया गया था, इंतहाई खूबसूरत मनाजिर थे। इसके साथ साथ लाहौर वैसे ही बड़ा खूबसूरत लग रहा है क्योंकि जो बसंत का फेस्टिवल है उसको हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और लाहौर होस्ट कर रहा है, चूंकि ना सिर्फ मुल्क भर से होस्ट कर रहा है बल्कि इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दीगर ममालिक से सिर्फ यहाँ पर बसंत को सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं। तो अच्छी खबर यह है कि आज की तो चले छुट्टी नहीं थी, लेकिन कल से छुट्टियों का नोटिफिकेशन बाकायदा जारी हो चुका है। कल कश्मीर डे की छुट्टी है, फिर उसके बाद 6-7 को बसंत की छुट्टी दी गई और आगे बाकी रह गया है। तो हम सबसे पहले अपने कश्मीरी भाइयों को याद करेंगे और उसके बाद फिर बसंत का सिलसिला शुरू होगा। खासकर लाहौर में दूर दराज से लोग आए हैं और आपको बताएं, आपने खरीदारी कर ली है? मैंने खरीदारी भी कर लिया, हमारे दोस्तों ने महंगी चीजें नहीं मिली? हमें महंगी चीजें नहीं मिली हैं। ये एक अजीब सी बात है कि इसके करीब करीब भी ना, यानी बसंत के करीब भी महंगी चीजें नहीं मिल रही है। अभी महंगी चीजें बहुत सारे लोगों को मिल रही हैं। वो अपील ये कर रहे हैं कि अगर इजाजत दी है गवर्नमेंट ने तो प्लीज 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 मेक श्योर करें कि हर कोई सेलिब्रेट करे, ताकि ये जो डोर है और जो चरखी तो बैन है, पिन्ना है जो उसकी कीमत में कमी आए, और जो गुड्डे हैं वो भी बहुत महंगे हैं। तो जो पतंगे गुड्डे जिसने भी उड़ाने हैं वो सबकी पहुंच में हो, इसके लिए गवर्नमेंट जरा मेक श्योर कर ले, क्योंकि अभी बहुत महंगे मिल रहे हैं। हम जहां से खरीदारी करने गए थे वो स्टॉक बाहर से आया था और ये हुकूमत ने इकदाम किया है कि बाहर से भी स्टॉक को मंगवाया जा सकता है। में वैसे बेहतरी आई इसके बाद से। तो अभी तैयारियां जनाब जैसी भी हमारी तैयारी में भरपूर हैं। हम आपके साथ दिन में बसंत मनाएंगे, रात को अपने दोस्तों और अहलो अयाल के साथ बसंत मनाएंगे, तो हमारे साथ ही टिके रहिएगा। अभी हम सियासी सूरत हाल पर कुछ बात कर लेते हैं। सियासी सूरत हाल, सियासी मौसम हम डिस्कस करते हैं। वैसे मौसम आज आपने देखा कि बड़े दिनों के बाद आज धुंध नजर आई है मुझे तो लाहौर में, और ऐसा नहीं था कि जीरो विजिबिलिटी थी, लेकिन बहुत अच्छी खासी धुंध जरूर थी लाहौर में। तो हम जिस दिन हम सोचते हैं ना कि सर्दी जा रही है और अब ऐसा लगता है कि लौट कर नहीं आएगी, तो अगले दिन दूर से है कि मौसम का हवाला रास्ते में ही पता चल जाता है वाकई। और मैं सारा देख लेती हूँ किस किस जगह पर क्या क्या सूरत हाल चल रही है। तो खैर हमें लग रहा था कि सर्दी जो है वो बढ़ेगी नहीं मजीद, लेकिन आज थोड़ी सी सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। टेम्परेचर लो है, इवन इफ फॉग है भी तब भी टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है। स्टिल अच्छा और खुशगवार मौसम है जनाब। और अब जरा सियासी मौसम जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो कर ही लेते हैं हम बात उस पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात के बाद गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन था, मगर किसी को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद कुछ बर्फ पिघली है और मुलाकात की इजाजत मिल जाएगी, लेकिन मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। अलबत्ता बुशरा बीबी से जेल में उनकी बेटी और भाभी की मुलाकात हो गई और कहा यह जा रहा है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करने के लिए ये मुलाकात फिर करवाई गई। उधर सेनेट में ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का सेनेट में इजहार ख्याल था। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की मुलाकात पर पाबंदी लगाना इंतकामी कार्रवाई है, उनकी आंख जाया हो सकती है, उनकी मर्जी के डॉक्टर से चेक कराएं। हम कभी दहशतगर्दों के साथ नहीं बैठे, इनसे हमदर्दी नहीं की। मुल्क मुश्किल सूरत हाल का शिकार है, बलूचिस्तान वाकयात पर तहकीकात होनी चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये इंसानी हकूक का और संजीदा मामला है, बानी पीटीआई से उनके डॉक्टर्स की मुलाकात कराई जाए। उधर बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने वजीर आजम को खत लिख दिया है और अडयाला जेल में बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना जाती डॉक्टरों से कराने का मुतालबा किया गया है और बानी के तिब्बी मुआयने में अहले खाना और जाती मुआलिजीन की अदम मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने जाती डॉक्टरों के नाम भी तजवीज़ किए हैं और कहा है कि बानी का तिब्बी मुआयना डॉक्टर आसिम यूसुफ, प्रोफेसर मजहर इसहाक और डॉक्टर प्रोफेसर आमिर से मुआयना कराया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यह कहना है कि कौम के बच्चों को फसाद और इंतशार सिखाया गया, उनके अपने बच्चे बाहर बैठे हैं, माजी में सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी में बदला गया। उन्होंने कहा कि जेल के बाहर बैठने पर एतराज़ नहीं, मगर आपकी असल जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की खिदमत है। वज़ीर आला ने बताया कि पूरी दुनिया से लोग बसंत मनाने लाहौर आ रहे हैं। लाइकी के दौर से गुजरे हैं पिछले 8 साल,
और जिसमें लोगों को सिर्फ ये बताया गया है कि वो चोर हैं, जो हमारे साथ है वो साधु है, जो हमारे साथ है वो नेक है, जो हमारे साथ है वो सेंट है, जो हमारी ओपोनेंट जमात से है तो एक वर्ड क्राफ्ट कर लिए कि बस वो सब चोर है। उनको ये बताया गया था, उन्होंने सिर्फ अपने दौर में यही देखा, वो जो 4 साल की हुकूमत थी 2018 के आखिर से लेके 2022 तक, सिर्फ उनको ये बताया, ये उन्होंने देखा कि दंगा क्या होता है, फसाद क्या होता है, इंतशार क्या होता है, गाली गलौज कैसे की जाती है, औरतों को आवाज़ें कैसे कसी जाती हैं, जलसों में औरतों को आवाज़ें कैसे कसी जाती हैं, ज़ोमाइनी जुमले कैसे बोले जाते हैं, किसी को चोर डाकू कहना कितना आसान है, किसी की इज्जत उछालना कितना आसान है, किसी की पगड़ी उछालना कितना आसान है। और उनको ये बताया गया था कि जो मुल्की इमलाक हैं उनको जलाना जो है वो उसको सियासत कहते हैं। मुझे सिर्फ लाहौर से नहीं बल्कि मुझे गुजरांवाला से, मुझे सियालकोट से, मुझे फैसलाबाद से, मुझे पिंडी से ये रिक्वेस्ट आ रही हैं, लोग अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारे शहर में भी इसको बसंत को मनाया जाए। गुफ्तगू आपने सुनी, ये सारी सूरत हाल है जिस पर हम बात करेंगे। शौकत पराचा साहब सीनियर तज्जियाकार में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम पराचा साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी, आप ठीक हैं? होप ऑल वेल। अल्हम्दुलिल्लाह। पराचा साहब, सबसे पहले तो उस मुलाकात का जिक्र कर लेते हैं जिसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद बर्फ पिघल जाएगी और जो अगली मुलाकात है उसके लिए राह हमवार हो सकेगी। आपको क्या लगता है कि मामलात में बेहतरी के हवाले से ही ये जो दूसरी मुलाकात करवाई गई बुशरा बीबी की, उनकी बेटी के साथ या उनकी फैमिली के साथ, लेकिन बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई गई? देखिए, पॉलिटिक्स में कोई भी पेशरफ्त हो मैं तो उसको वेलकम करता हूँ। सुहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर और शहबाज शरीफ वजीर आज़म की मुलाकात हुई। हमने नहीं देखा कि मुलाकात के बाद फ्रीकैन की तरफ से कोई हार्श किस्म का रवैया आया हो, कोई सख्त बातें की गई हों, बल्कि उसी मुलाकात के हवाले से कहा भी गया कि अगली मुलाकात सिक्योरिटी पे होगी। हैविंग सेड दैट, उसमें बकौल सुहेल आफरीदी साहब के कोई ऐसी बात नहीं हुई जो पॉलिटिकल हो, या खान साहब के हवाले से हो, या खान साहब के मुलाकात के हवाले से हो, या खान साहब की रिहाई के हवाले से हो, क्योंकि वो मुजम्मिल असलम साहब साथ थे तो उससे तो लग भी यही रहा था कि ये कोई बजट पे, कोई फाइनेंसेस पे, कोई सूबे के फंड्स के हवाले से है। ये जो दूसरी मुलाकात है, एक ऐसे माहौल में या एक ऐसे दौर में या ऐसे दिनों में जब मुलाकात हो ना रही हो, अगर फैमिली से मुलाकात हो गई है तो मेरा ख्याल है ये भी अच्छी बात है। हाँ, एक चीज जरूर कहना चाह रहा हूँ कि 8 फरवरी के हवाले से बहुत पहले जनवरी में ही या इवन दिसंबर में भी हुकूमत ने हिंट दिया था कि चूंकि ये फिर जो भी जेल में मिल के आता है वो आकर बाहर बयानात शुरू कर देता है या पैगाम रसानी शुरू कर देता है। खान साहब के साथ मुलाकात की बात कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि 8 फरवरी जो कि अभी सर पे आ गया, 3 दिन सारे रह गए, उससे पहले कोई खान साहब से मुलाकात हो सकती है, मुझे नहीं लगता। राइट तो शौकत पराचा साहब, वैसे तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनकी किसी बहन से मुलाकात होगी, लेकिन फिर हमने देखा कि मुलाकात के बावजूद बहनों ने मीडिया से गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने मुतालबा किया है वज़ीर आला केपी से कि वो कुछ अहम इकदाम करें, एहतजाज का दायरा बढ़ाएं। आपको लगता है कि फिर भी ये एस्केलेशन की तरफ ही जा रही है बात? एहतजाज तो बहुत हो गए ना, एहतजाज उन्होंने बहुत सारे कर दिए। मसलन लाहौर गए थे, कुछ सारा लाहौर आ गया था, या कराची गए थे फॉर दैट मैटर। कराची में बाग जिना में जलसा करने का ऐलान किया, बाकायदा परमिशन लिया, बाकायदा NOC जारी हुआ, फिर कहा कि नहीं हम तो रोड पे बात करेंगे, क्योंकि बाग जिना में बंदे इकट्ठे करना, भरना इज अ ह्यूज टास्क। इसलिए रोड पे जब आप मैं सड़क पे रुका हुआ हूँ, तो रोड के ऊपर खड़े होके जलसे की अगर इजाजत दी जाए, वो भी कराची जैसे शहर में जहाँ हर कोई खुदा न खास्ता छोटा सा वाकया होता था और बसें जलने लग जाती थी, हड़तालें शुरू हो जाती थी। अब मेरे तो सामने गुजरा है ये सारा कराची जो मैंने देखा है, इसलिए वहां पर जलसा ना हो सका क्योंकि बंदे ना भर सके। रोड पे खड़े होके उन्होंने कर लिया खिताब। तो अगर जलसा और रोड की कैपेसिटी अभी होती, जलसा और एहतजाज की कैपेसिटी अगर होती, तो कम से कम ये ना किसी से पूछते ना किसी से मशवरा करते। जो 2 साल पहले के वाकयात हुए, अक्टूबर में
अली अमीन खान गंडापुर लेके आए थे यहाँ पर एहतजाज बड़ा सारा, फिर नवंबर में जो वाकया हुआ उसके बाद तो एहतजाज की कैपेसिटी जो है वो एज सच नहीं रह गई। वो अली अमीन खान की एक जाती भी एफर्ट थी, उनकी एक्टिविटी, उनके अंदर एनर्जी थी, वो लेके आ जाते थे। इनको तो अभी ये नौजवान है, अभी तो इनका बड़ा करियर पड़ा है, मेरा ख्याल है ये भी देखभाल के ही चल रहे होंगे कि मैं आए तो थे, कहा तो था कि मैं मदामत के लिए लाया गया हूँ, लेकिन सो फार जो है वो मदामत हमें तो कम से कम नहीं नजर आ रही। अलबत्ता मैं इसको वेलकम कर रहा हूँ कि इनकी वजीर आजम से मुलाकात हुई है, मामलात को जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं वो बैठ के हल करें, चाहे वो फाइनेंस का मामला हो, सूबे के मसाइल का मामला हो या सिक्योरिटी मामला जो ज्यादा गंभीर हैं। मैं तो वेलकम करूंगा कि अगली मुलाकात बहुत जल्द हो वजीर आजम और वजीर आला के दरमियान। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अच्छा प्राची साहब, इस सारी सूरत हाल में ये एक तो जो मुलाकात भी हुई, उसके बाद फिर जो हमने अभी तक, आपने कहा कि मोमेंटम वैसा नहीं अभी तक हम देख रहे हैं, जो तहरीक चलानी है या जो एहतजाज करना है 8 फरवरी को, उसके हवाले से आपको लगता है कि वो किसी किस्म का कामयाब एहतजाज कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मैंने बताया ना कि जो 2-3 बार हमने देखा, अक्टूबर में 2024 में, फिर नवंबर 2024 के जो वाकयात थे उसमें तो इनकी तरफ से तो पूरा जोर लगाया गया। यानी अगर सरकारी मशीनरी खैबर पख्तूनख्वा की आ रही है, 8-10 वो ट्रक्स आ रहे हैं जो आग बुझाने वाले होते हैं या दीगर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आ रहे हैं, उसके बावजूद भी इस्लामाबाद बज नहीं हुआ या इस्लामाबाद पर जो मतलूबा नतायज वो चाहते थे नहीं हुए, तो अब एहतजाज तो कम हो रहा है ना कैपेसिटी, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। मसलन यही हड़ताल है 8 फरवरी की, पहिया जाम और शटर डाउन। खुद महमूद खान अचकजई साहब कह रहे हैं कि ये 20 लोग तो इकट्ठे चल नहीं सकते, तो ये एहतजाज कैसे तो महमूद खान अचकजई साहब ने तो ये जी अचकजई की ही बात कर रहे हैं। उन्होंने तो इस पे भी तशवीश का इजहार किया है कि बानी की जो इस वक्त सेहत की सूरत हाल है, और उन्होंने वजीर आजम को खत लिखा है, उसमें उन्होंने मौलजीन के नाम भी भेजे हैं। तो आपको लगता है कि इस पर कुछ अमल दरामद होगा, सीरियसली लिया जाएगा इसको? जो ट्रीटमेंट होनी थी वो तो गवर्नमेंट ने करवा दी। या तो नंबर 1 के वो जिन डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट की है उन डॉक्टर्स पे अदम एतमाद किया जाए, उनके बारे में कह दिया जाए वो इनकॉम्पिटेंट हैं, वो इर्रेलेवेंट हैं, वो इलाज कर नहीं सकते, उनकी एक्सपर्टीज नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जरूर होता है कि जो पेशेंट है वो अपनी मर्जी से इलाज करवाए, पेशेंट है वो अपनी तसल्ली से इलाज करवाए, लेकिन ये पूरा पाकिस्तान जो सरकारी अस्पतालों में जाता है यहाँ तो चॉइस नहीं होता ना। आप मत भूलें कि ही द कन्विक्ट, उस कन्विक्ट के हवाले से हुकूमत या जेल जो रूल्स हैं, मसलन मैं तो गुजरा की जो बात सुनता हूँ, जो इनके मुखालिफिन की बात सुनता हूँ, वो यही आर्गुमेंट रखते हैं कि जो जेल कवानीन है उन कवानीन के मुताबिक हमने ट्रीटमेंट करवा दी। हाँ, एक राइट होता है वो जरूर देना चाहिए, मुलाकातों से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब एक अदालत ने लिखा हुआ है फैसला कि आप मुलाकात करके आएंगे, फिर आप पैगाम रसानी नहीं करेंगे, आप आके सियासी तकरीर नहीं करेंगे, इधर तो जो भी मुलाकात करके आता है वो आके अपना मीडिया अट्रैक्शन के लिए खड़ा हो जाता है। खुद पीटीआई के इत्तलात के सेक्रेटरी जनाब वकास अकरम शेख साहब को एक बयान जारी करना पड़ा था कि जो खान साहब से मिल के आएगा वो इत्तलात का जो इन्हीं का यानी जो शोबा है उनमें बताएगा कि खान साहब से क्या मुलाकात हुई, खान साहब ने क्या इंस्ट्रक्शन दी हैं, ताकि पार्टी अपने प्लेटफॉर्म से वो खान साहब की हदायत को आगे नशर करे। लेकिन इस पे भी ना हुआ, इसलिए जो अदालत का आर्डर है अगर एक साइड से पूरा नहीं हो रहा तो दूसरी साइड में गारंटी पहले दी गई और फिर उसके बाद वो बात पूरी नहीं की गई। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बाहर आकर जब उनकी बहन को भी इजाजत मिली फिर उन्होंने भी उसी तरह से सियासी गुफ्तगू की, तो जाहिर बात है जब तक मुकम्मल तौर पर गारंटी नहीं देंगे कि ऐसा कोई मामला नहीं होगा तो फिर तब तक मुलाकात जो है वो नहीं हो सकती। अच्छा प्राची साहब, महमूद अचकजई साहब का हम जिक्र कर रहे हैं, जब वो हाल ही में आए थे जीटी रोड से लाहौर तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात
मुलाकात जो है उसकी ख्वाहिश का इजहार किया था। और कामरान मुर्तज़ा साहब भी ये कह रहे हैं, बहुत सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि जो अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का उनका नोटिफिकेशन है वो भी नवाज शरीफ साहब ने ही जारी करवाया। तो इन फ्यूचर आप कुछ देख रहे हैं कि मामलात को एक जगह पर सेटल किया जाए, ये जो इस वक्त रस्साकशी चल रही है या जो सूरत हाल बिगड़ी हुई है उसको स्टेबिलिटी की तरफ लाया जाएगा इस तरीके से, ऐसी मुलाकातों से? हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान अब स्टेबल रहे। पाकिस्तान को जो खतरात हैं, अभी हम 4 दिन पहले हमने देखा कि क्या हुआ बलूचिस्तान के 15 शहरों में। ये किसी मुल्क में होता है और 190 के करीब वो दहशतगर्द मारे गए, 38 जो है वो सिविलियन शहीद हो गए, 22 जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट के जो एहलकार हैं वो शहीद हो गए। एक ऐसे मुल्क में जहाँ ये सूरत हाल हो, हम तो किसी किस्म का टकराव जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अचकज़ई साहब और नवाज शरीफ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं मिड 90s से जानता हूँ, इनका बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है। ये ना नवाज शरीफ साहब बैठ के डिनाई कर सकते हैं और ना अचकज़ई साहब। अचकज़ई साहब, अभी मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो मैंने ये बात उनके सामने भी रखी थी। मैंने कहा आपका ताल्लुक तो मैं जानता हूँ, आपका ताल्लुक मैं असेंबली में देखता रहा हूँ, आपका ताल्लुक मैं तहरीक में देखता रहा हूँ, आपका ताल्लुक मैं सियासी जलसों में देखता रहा हूँ। अचकज़ई साहब ने इससे डिफर नहीं किया था। लिहाजा जो राब्ते हैं, मैं फिर कहूंगा, मैं तो एक ऐसा शख्स हूँ, एक ऐसा पाकिस्तानी हूँ जो चाहता हूँ कि रवाबत रहें, इनके दरमियान मुलाकातें हों, ताकि बाद औक़ात गलत फहमियाँ भी बहुत सारी और गलत फहमियों को जनरेट करती हैं। जब सियासतदान मिल के बैठते हैं या फॉर दैट मैटर कोई भी मिल के बैठते हैं, अभी हम अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात पे फोकस कर रहे हैं। आपसे यही पूछने वाले थे, क्योंकि आप बैनुल-अक़वामी अमूर पर भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं। यही सवाल आखिरी आपसे करने वाले थे कि अभी जो सूरत हाल पैदा हो रही है और खत्ते में आपको पता है कि कशीदगी बढ़ती चली जा रही है, अमेरिका ईरान आमने सामने है और जुमे को ये मुज़ाकरात होने हैं, उसमें दीगर ममालिक को भी बुलाया गया है, कतर है, मिस्र है, UAE है, सऊदी अरब है, उसके साथ पाकिस्तान को भी मदऊ किया गया है मुज़ाकरात में। आपको लगता है कि हमेशा की तरह पाकिस्तान को ये कलीदी किरदार अदा कर सकेगा? ये बहुत ही अहम बात की आपने, इसलिए कि पाकिस्तान किसी सूरत में नहीं चाहता कि इस खित्ते में एक और जंग हो। एक और जंग का मतलब है कि हम 50 साल से तो अफगानिस्तान का जो सूरत हाल है उसको डायरेक्ट पाकिस्तान भुगत रहा है। अब एक और नेबरहुड में सूरत हाल ऐसी पैदा हो जाए, इसलिए पाकिस्तान की हमेशा से ख्वाहिश रही है, चाहे सदर ओबामा के दौर में जब वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे मुज़ाकरात हो रहे थे और उस वक्त भी धमकियां दी जा रही थी, तो पाकिस्तान उस वक्त भी चाहता था कि अमन से मुज़ाकरात के जरिए ये मामलात हल किए जाए। अब ये जो दीगर ममालिक को इनवाइट किया गया है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इसकी एक बड़ी सिग्निफिकेंस है। वो ये है कि गजा में जो अमन प्लान आया है और बोर्ड ऑफ पीस बनाए, ये इन तमाम ममालिक ने, यानी पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, उर्दन, उसमें तो खैर इंडोनेशिया भी शामिल था, इन ममालिक ने सदर ट्रंप पर सितंबर में जोर दिया था कि आप गजा में ये इसराइलियों के हाथों बर्बरियत खत्म करवाएं। उससे ये मामला बढ़ा, फिर ये 8 ममालिक के वज़राए खारजा का एक लूज सा अलायंस बना हुआ है, जो आप हर तीसरे चौथे दिन देखते हैं कि एक मुश्तरका बयान भी आ जाता है। तो ये एक मुश्तरका काविश हो रही है, तुर्की उसको होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है कि पाकिस्तान का जो इस खित्ते में या दीगर खित्तों में इन्फ्लुएंस कह लें या पाकिस्तान की जो रीच आउट है वो कह लें, तो पाकिस्तान का एक यकीनन किरदार है। और एक हमसाये के नाते हुए, जब पिछले साल ईरान पे हमले हुए थे, पाकिस्तान ने उसकी भी मुखालफत की थी। अब जब सऊदी अरब बैठेंगे, तुर्की बैठेंगे, पाकिस्तान बैठेंगे, मिस्र बैठेंगे, कतर बैठेंगे, ओमान बैठेंगे, कोई ना कोई तो अमन की राह निकलेगी। और मैं बड़ा होपफुल हूँ कि ये जंग जो है इन मुज़ाकरात की वजह से इंशाल्लाह टाली जा सके। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे और दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान, ईरान अमेरिका कशीदगी जो है उसको कम करने में, उसके खात्मे के लिए कलीदी किरदार अदा करेगा, जैसे हमेशा से करता है। और ख़ास तौर पर मई 2025 के बाद से जो पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर जिस तरीके से उभरा है और बैनुल-अक़वामी सफारतकारी में अपना किरदार अदा कर रहा है, वो काबिल तहसीन भी और हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात भी है। इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे, आप कहीं मत जाएगा।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब कुछ बात करते हैं कैंसर की। हर साल 4 फरवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कैंसर के खिलाफ आगाही का आलमी दिन मनाया जाता है और आवाम में इस जानलेवा मर्ज से बचाव से मुतालिक शऊर को उजागर किया जाता है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कैंसर से हर साल 1 करोड़ से ज्यादा अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं और ये तादाद 2030 तक 1 करोड़ 70 लाख तक पहुंच सकती है। दुनिया भर में होने वाली हलाकतों से हर 8वें शख्स की मौत कैंसर की वजह से होती है और पाकिस्तान में सालाना 1.5 लाख अफराद कैंसर में मुब्तला हो रहे हैं। अगर मर्ज पर तशवीश का इजहार तो किया जाता है यहाँ पर, लेकिन अमली तौर पर इस जानलेवा मर्ज पर कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती। इसी हवाले से हमने बात करनी है। इस हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर खलील मेहर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कैंसर के हवाले से सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है और पाकिस्तान एशिया में कैंसर से मुतासर मुल्कों में पहले नंबर पर है। इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह से हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके अंदर जो है ना काफ़ी चीज़ें होती हैं कि आपको पता है कि आजकल हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो डाइटरी हैबिट्स है और हमारे जो है ना कुछ जेनेटिकल काजेज है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहे हैं हमारी लाइफ के। और दूसरी बात ये जो हमारे माहौली चेंजेस हो रही है हमारे अंदर, तो लंग कैंसर भी उसके अंदर बहुत कॉमन हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस साल का क्या थीम है वर्ल्ड कैंसर डे का? और दूसरा ये कि अभी हम, जैसे आपने जिक्र किया कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, मेजर रीजंस जो फैलाव की हैं इसकी, वो आप डिस्कस करेंगे प्लीज? मेजर अगर हम बात कर लें कि पाकिस्तान के अंदर जैसे दूसरे ममालिक के अंदर कैंसर है, वैसे ही 10 टाइप्स कैंसर की हैं। जो सबसे ज्यादा जो हमारे कराची के अंदर है वो मुंह का कैंसर बहुत ज्यादा है, ठीक है। और दूसरा जो खवातीन के अंदर जो है ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है दूसरे नंबर पे। जो तीसरा जो ट्यूमर है वो आंतड़ियों का ट्यूमर, जो जैसे कोलोन ट्यूमर्स कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है। और मर्दों के अंदर लंग कैंसर जो है स्मोकिंग वगैरह की वजह से, या जो मैंने आपको मौसम की वजह से डस्ट पार्टिकल्स हैं, आपने हमारे जो है शहर के हालात देखे हुए कि डस्ट है और सारी चीजें हैं, तो उसकी वजह से एस्बेस्टोस वगैरह मेन काज है जो कि लंग कैंसर का। तो ये, और इसके अलावा ओवरियन कैंसर है वो भी बहुत कॉमन है। और इसके अलावा जो है अपना कुछ ट्यूमर्स, प्रोस्टेट कैंसर है, वो भी मर्दों में बहुत कॉमन पाया जाता है। तो ये 8-10 टाइप्स हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन होती हैं। बाकी कुछ जो ट्यूमर्स हैं वो बहुत रेयर ट्यूमर्स हैं। राइट। तो डॉक्टर साहब, एक मिथ है जिसके मुताबिक कहा जाता है कि कैंसर का जो मर्ज है उसका इलाज जानबूझ के नहीं जो है ढूंढा जाता, क्योंकि इस पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मिथ तो हर कोई अपनी बात जो है ना वो दिमाग में बैठती है, मगर मसला ये होता है कि जैसे ही कैंसर दरियाफ्त है, अगर हम आपको 10 साल पहले की बात करेंगे तो उस वक्त कैंसर में ये कहता था, डायग्नोज होता था, पेशेंट 6 महीने के अंदर गुजर जाता था। मगर अब वो पोजीशन नहीं रही है। अब वो पोजीशन रही है कि आपके पास से काफी टेस्टिंग आ गई है, जीन लेवल तक की बातें आ गई हैं, तो उसकी वजह से जो है जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर जो है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आया है कि पेशेंट की जो सर्वाइवल है वो बढ़ रहा है। अब पहले कहते थे कि जी स्टेज 4 में ब्रेस्ट कैंसर ट्रीट होता है और नहीं होता, पेशेंट 6 महीने में गुजर जाता है। मगर आज के ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट भी तकरीबन 10-10 साल तक चलता है, क्योंकि उसके अंदर काफी जो है जीन्स और ऐसी म्यूटेशंस आ गई हैं जिसपे नो डाउट के कैंसर काम करती है। मैं इसका एग्जांपल आम ये देता हूँ लोगों को कि जैसे शुगर है, शुगर कहते हैं कि शुगर हो जाता है, शुगर का इलाज है, तो शुगर का इलाज लाइफ टाइम खाना पड़ता है। तो इसी तरह से ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर का इलाज भी वो कर रहा है। जैसे टीबी है, टीबी भी ट्रीटेबल ट्रीट है, मगर कभी कभार टीबी भी बिगड़ जाती है, हाँ। तो उसका इलाज नहीं हो सकता। तो ऐसे मैं कहता हूँ कि आजकल अगर ये बंदा कहे कि जी कैंसर का इलाज नहीं है, तो कैंसर का इलाज है। यही आपसे पूछना चाह रही थी डॉक्टर साहब कि बेसिकली कैंसर का अब इलाज मुमकिन है। अर्ली डायग्नोसिस जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि बाकायदगी से जो टेस्ट हैं वो करवाने चाहिए हर शख्स को अपने, ताकि इवन 1 साल बाद भी कराए जाएं तो काफी है, ताकि जो भी डिजीज आपको है वो डिटेक्ट हो सके, ना सिर्फ कैंसर बल्कि दूसरी बीमारियां भी। तो अर्ली डिटेक्शन से किस हद तक बचाव मुमकिन हो पाता है इससे? बिल्कुल अर्ली डिटेक्शन है। कुछ ट्यूमर्स ऐसी होती है, जैसे मैंने अर्ज किया कि ब्रेस्ट कैंसर है,
ब्रेस्ट कैंसर के अंदर मेमोग्राम जो है और अल्ट्रासाउंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि स्क्रीनिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो अगर वो उनके अंदर, जैसा कि अगर एज 35 से बिलो है, उसके अंदर अल्ट्रासाउंड है, अगर एक औरत है कि ईयरली करवाती रहे तो उसके अंदर अर्ली डिटेक्ट हो सकता है। अगर 35 से ऊपर की एज है तो उसके अंदर आप मेमोग्राम करा लें तो अर्ली डिटेक्ट कर सकता है और बगैर उसी तशखीस हो सकती है। और दूसरा बात यह है कि जो कोलोन कैंसर्स हैं उसके अंदर अगर कोलोनोस्कोपी है वो आप ईयरली करवाएंगे तो उसके अंदर भी आपको अर्ली डिटेक्ट होगा, या कोई डिस्प्लास्टिक चेंजेस होगी तो जिससे हुई तो जैसे, और प्रोस्टेट कैंसर है वो पीएसए की तरह स्क्रीन कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्यूमर्स हैं जिसको हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं और अर्ली डिटेक्ट करके अर्ली ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिससे और पेशेंट को मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर की आगे जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, गरीब तबका सबसे ज्यादा मुतासरा है इस मर्ज से, और आपको पता ही है कि इसकी जो अद्वियात है वो कितनी महंगी हैं, इसका जो प्रोसीजर है वो कितना महंगा है, और हम अद्वियात भी हमसाया मुल्क से जो है इम्पोर्ट करते हैं। आपको लगता है कि हमारे यहाँ भी कुछ इस पर काविश होनी चाहिए कि ये अद्वियात हम खुद से बना सकें, उसे चीपर बना सकें? देखिए, मैं आपको अगर बात है, बिल्कुल हमारी ये हमारे मुल्क की वजूहत है कि हम जो है ना, हमारे पास कुछ फैक्ट्रीज हैं जो कि अद्वियात बनाती हैं, मगर मसला ये होती है कि वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, मगर हमें सेकंड लाइन थर्ड लाइन ट्रीटमेंट जो है ना, हमारे मुल्क के अंदर वो चीज नहीं है, वो हम सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं। और आपको पता है जब चीज इंपोर्ट होती है तो अगर हम अपनी इकोनॉमी को देखें तो डॉलर का रेट कहाँ तक क्या चला गया है, तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है और गरीब बेचारा पेशेंट अप टू टेक ट्रीटमेंट नहीं ले सकता। तो उसकी वजह से यही है कि आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर अगर मैं कहूँ कि आबादी सबसे ज्यादा गरीब ज्यादा है, तो क्योंकि मेरा ताल्लुक है कि गवर्नमेंट सेक्टर से भी है, तो मैं कह सकता हूँ कि वहां पर पेशेंट की जो अप टू मार्क ट्रीटमेंट होती है, जो कि मैं आगे आपको बताई कि जैसे जीन्स लेवल तक, तो वो नहीं हो पाती। तो इसलिए इसको जो है ना, हमारे जो हायर अथॉरिटीज हैं उसको इस पे बैठकर सोचना चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर साहब, इन दी एंड में चाहूंगी ये जरूर बता दें कि इस हवाले से रिसर्च और अवेयरनेस फैलाने की और रिसर्च करने की कितनी ज्यादा जरूरत है ताकि इन फ्यूचर जो है मजीद आसानियां पैदा हो सके और इस मर्ज पर काबू यहाँ पर पाकिस्तान में भी पाया जाए। देखिए, मसला ये कि हमें दूसरी रिसर्च पे नहीं चलना चाहिए, हमें अपने मुल्क के अंदर रिसर्च करनी चाहिए। जैसे कि मैंने अर्ज किया कि हमारे मुल्क के अंदर, कराची के अंदर मैं सिर्फ बात करूंगा कि 70% मुंह का कैंसर है, सिर्फ मैं मुंह की कैंसर की बात कर रहा हूँ। तो अगर बाहर के मुमालिक में अमेरिका की बात करूंगा या किसी यूरोप की बात करूंगा तो वहां पर ये 5 से 10% है, वहां पर उसका काज है अलग है, और पाकिस्तान में इसका जो काज है पान, गुटखा, तंबाकू है। तो उसकी वजह से अगर हमें इन चीजों से रोकथाम की जाए तो हमें सबसे ज्यादा जो है इन चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं। और हमारे जो सबसे ज्यादा जो गरीब आबादी है या गरीब लोग हैं हमारे मुल्क के, वो सबसे ज्यादा इस मूजी मर्ज के अंदर है, जो कि सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर इम्पैक्ट करता है हमारे मुल्क के अंदर, इवन सबसे ज्यादा कराची के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर खलील, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने का लिए, और ये कैंसर डे है जिस पर आपको बताना जरूरी है कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है और क्या इकदाम किए जा रहे हैं। आपको ये भी बताया कि वर्ल्ड कैंसर डे है, इस हवाले से पंजाब में वजीर आला पंजाब नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल बना रही हैं और उसके साथ कई अस्पताल कैंसर के खिलाफ जंग में मैदान में हैं, और उनमें एक पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की ज़ेर एहतमाम 21 अस्पतालों में कैंसर के बेहतरीन इलाज और जदीद सहूलियात की फराहमी की जा रही है। और ये अस्पताल हर साल कैंसर से मुतासरा 40 से 45 हजार नए मरीजों को सेहत की सहूलियात भी फराहम कर रहे हैं। इन अस्पतालों में न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियोलॉजी, रेडिएशन और ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी जैसे खुसूसी शोबाजात के तहत मुकम्मल कैंसर मैनेजमेंट फराहम की जाती है। और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज के साथ इश्तराक से अब तक 250 डॉक्टर्स समेत 2600 से ज्यादा तिब्बी माहिरीन को तरबियत दी है। तो इस हवाले से काम भी हो रहा है, रिसर्च भी हो रही है, तो इंशाल्लाह तेज होना चाहिए, इससे भी तेज होना चाहिए ताकि इन फ्यूचर इस मर्ज से बचाव मुमकिन हो पाए। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। लाहौर में बसंत की बहाली के ऐलान ने जहां आवाम में खुशी की लहर दौड़ा दी है, वहीं हुकूमत पंजाब की जानिब से एक जिम्मेदाराना और महफूज त्यौहार बनाने का अज़्म भी जाहिर किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि बसंत सिर्फ एक इलाकाई ही नहीं या सूबाई ही नहीं त्यौहार, बल्कि ये पाकिस्तान के मुस्बत, तरक्की पसंद और सकाफती चेहरे को दुनिया के सामने पेश करने का एक मौका है, जिसके लिए हुकूमत और आवाम दोनों को अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। दूसरी जानिब बसंत की शौकीन हजरात की खुशी दीदनी है। पतंगों, डोरों की फरोख्त के आगाज के पहले 2 दिनों में ही
34 करोड़ से ज्यादा पतंगे और डोरे फरोख्त हो चुकी हैं। जनाब वजीर आला मरियम नवाज ने 7 फरवरी को लिबर्टी चौक में जश्न बसंत का भी ऐलान कर दिया है। एक्स पर पैगाम में उन्होंने लिखा है कि पंजाब के तमाम शहरी लिबर्टी चौक में हमारे साथ बसंत का त्यौहार मनाएं। बसंत पंजाब की सकाफत, खुशियों और रंगों का त्यौहार है और बसंत के त्यौहार के मौके पर मोटरसाइकिल पर हिफाजती एंटीना लगाने पर मुकदमात का सिलसिला भी जनाब जारी है। ना लगाने पर अगर आप लाहौर में 2 मुकदमात इस पर दर्ज हो गए हैं और मोटरसाइकिल पर अगर हिफाजती एंटीना आपने नहीं लगाया तो जनाब फिर आपकी पकड़ होगी। और पहला मुकदमा नसीराबाद पुलिस की जानिब से दर्ज किया गया है। और जनाब यही सारी सूरत हाल है जिस पर हम बात करेंगे कि जी किस किस SOP के तहत हमें ये इजाजत मिली है और किस किस तरीके से हमने ये बसंत का त्यौहार जो है सेलिब्रेट करना है। इसके लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं उस्मा कारदार साहिबा, फोकल पर्सन वज़ीर आला पंजाब है। उस्मा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप कैसी हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आपके प्रोग्राम में आके बड़ी खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। अच्छा उस्मा साहिबा, सबसे पहले तो हमारे जज्बात, आवाम के जज्बात तो दीदनी है इस वक्त। जिस तरह से हमने बताया कि कितनी सेल हो गई है 2 दिनों में और कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट नजर आ रही है। हमें खास तौर पर लाहौर में तो कह लें एक जश्न का समा है और आज का दिन और आज की रात तो ऐसे लग रहा है जैसे चांद रात हो ईद से पहले की। तो इस तरीके से जिस तरह से सेलिब्रेशंस की जा रही हैं, SOPs भी बताए गए हैं, हुकूमत पंजाब जो है कि कौन कौन से इवेंट्स मुनक्किद करा रही है? जी देखिए, मरियम नवाज साहिबा के दिमाग फैसले से लाहौर की खुशियां बहाल हो गई हैं, बहारें वापस आ गई हैं। जिससे पूछो उसका रुख इस वक्त लाहौर की तरफ है। कोई डोर के पीछे भाग रहा है, कोई गुड्डी के पीछे भाग रहा है और लोगों के दिलों में एक सही जिसे कहते हैं ना खुशी की लहर इस वक्त मौजूद है। मोची गेट जाके देखें तो वहां तिल धरने की जगह नहीं है और लोगों के कारोबार चल पड़े हैं और रेल पेल है। ये हुकूमत ने सबसे पहले तो हिफाजती इक़दामात पे बहुत मेहनत की है और मरियम नवाज साहिबा की हिदायत पर उन्होंने कहा है कि मुझे बिल्कुल 0 लेवल पे आपने ला के ये रिस्क फैक्टर देना है कि कोई जो है मोटरसाइकिल सवार बिल्कुल प्रोटेक्टिव रॉड के बगैर नहीं होना चाहिए बाहर सड़क पे। बसें उन्होंने सारी फ्री कर दी हैं ताकि तमाम लोग ये जो लॉन्ग वीकेंड है इस पे एंजॉय कर सकें आराम से। तो ख्वातीन खास तौर पे बच्चे जो हैं वो सारे शामिल होंगे और जो लिबर्टी चौक पे उन्होंने एक बहुत बड़े जश्न का एहतमाम किया है पंजाब हुकूमत में, जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने सारों को इनवाइट भी किया है। बाकी आप देख रहे हैं कि जो अंदरून शहर है वहां पे हर छत जो है वो बुक कराई जा चुकी है और वहां पे बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेशंस हैं वो अपने इवेंट्स वहां पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। छोटे छोटे लेवल पे भी लोग जो है वो अपने फैमिलीज के लिए और इसकी वजह से जो मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया। सबसे खुशहाल बात तो ये है और चूंकि जी मैंने कहा कि बेहतरीन अमल है। बिल्कुल उस्मा साहिबा, साथ साथ हम देख रहे हैं अवाम तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मईशत का पहिया उन्होंने चलाना शुरू कर दिया है, लेकिन हुकूमती हल्कों में क्या हो रहा है? मेंबरान असेंबलीज क्या कर रहे हैं? ये जो आपके सामने बैठी है मेंबर असेंबली, ये तो आधा टाइम आपके चैनल्स पे ही होगी लेकिन मेरे जो बेटे हैं वो उनको बहुत शौक है पतंगों का और मुझे याद है उन्होंने एक पूरा कमरा भरा हुआ होता था अपनी पतंगों और डोरों से। तो वो कोई इंतजाम कर रहे हैं जहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ जो है बसंत मनाने जरूर जाऊंगी। पीला जोड़ा मैंने तैयार रखा हुआ है अपना और कीमे वाले नान जो है वो मेरे फेवरेट वहां पे खाजा होगा। तो मैं पतंग खुद तो नहीं उड़ा सकती हूँ लेकिन जब एक दफा हवा में चली जाती है तो फिर मैं डोर ले लेती हूँ अपने हाथ में। जबरदस्त जबरदस्त, यानी हर तरफ मैंने कहा है ना कि सिर्फ हम लोग ही, आवाम ही नहीं, हर कोई एक्साइटेड है। जिस तरह से उस्मा साहिबा ने कहा, आप तो यकीनन हमारे साथ भी होंगी, हमारे साथ भी सेलिब्रेट करेंगी। उस्मा साहिबा, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि जोशो खरोश दी है, लेकिन एक चीज है जिस पर थोड़े से शिकवा गुना कुछ लोग, एक तबका दिखाई देता है, वो ये कि जरा मार्केट्स में एक बार हुकूमत जो है वो जरा गौर करे। यहाँ पर रेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा है, मनमानी कीमतें जो है वो वसूल की जा रही हैं। चूंकि ये सबके लिए त्यौहार है तो हम यही चाहते हैं और हुकूमत पंजाब भी ये चाहती है, मरियम नवाज साहिबा ये चाहती हैं कि सभी इसको सेलिब्रेट करें। तो जरा इस तरफ भी कोई प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट, इनकी तरफ भी कोई कमेटी भेजे ताकि जो रेट्स हैं वो मुनासिब हों और हर कोई, हर तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स जो है इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर सके।
जी, यही तो एक इसकी खूबसूरती है इस त्योहार की, कि अमीर गरीब जो हैं वो सारे मिल के ये त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये हर एक को खुशी मिलती है इससे। आपने बिल्कुल बजा फरमाया, मरियम नवाज साहिबा ने पहले ही इसका नोटिस ले लिया, क्योंकि जब शिकायत आनी शुरू हुई और ये शॉर्टेज हुई सारी चीजों की, तो फिर मरियम नवाज साहिबा ने एक लेटर निकाला, शायद वो ज़ीशान मलिक ने वो उसका एक कॉपी भी सोशल मीडिया पे फ्लोट की है, कि मरियम नवाज साहिबा ने इजाजत दे दी है कुछ बाकी शहर मुल्तान है, फैसलाबाद है, गुजरावाला है, कि वहां पे भी मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपने आप को रजिस्टर करा के तो ये सारी चीजें बना के लाहौर में वो भिजवा सकते हैं। पहले उन पे पाबंदी थी, तो अब जब एक मार्केट में डिमांड ज्यादा हो गई है, तो जब सप्लाई और आ जाएगी तो कीमतें इंशाल्लाह ताला कम हो जाएंगी, होपफुली। बिल्कुल ठीक है। तो ये भी बताइएगा उस्मा साहिबा कि अब जो है हम देख रहे हैं कि 3 दिन तक जो है इस साल मनाई जाएगी, और कहा जा रहा है कि अगर महफूज तरीके से मनाई गई तो फिर ये अगले साल भी होगी। क्या प्लान कर रही है हुकूमत? देखें, अकेली हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती ना। मरियम नवाज साहिबा ने वो फैसला लिया है जो कि हिम्मत नहीं पड़ी किसी की भी लेने की पिछले 20-25 साल में, और उसकी वजह यह है कि हमारी नालायकी थी ना, हम कोई चीज कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन वो तो बहुत, उनकी जो गवर्नेंस है उसकी मिसालें तो पूरी दुनिया देती है, तो वो तो आखिर तक लेके जाएंगी चीज को और अपनी जिम्मेदारी पे लेके जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला जब ये पंजाब के लोग और पंजाब की हुकूमत और चीफ मिनिस्टर मिलके इसको जब कामयाब करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे कि पूरे सूबे में हर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये नजर आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। उस्मा साहिबा, जिस तरह से आपने भी बार बार जिक्र किया, हम भी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि महफूज बसंत सबने सेलिब्रेट करनी है और जो SOPs बताए गए हैं उन पर फॉलो करना है। और क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भी है, जो SOPs को फॉलो नहीं करता उनके खिलाफ एक्शन भी फौरी तौर पर लिया जाएगा। पंजाब की आवाम के लिए आपका क्या मैसेज है? पंजाब की आवाम को मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, अपनी खुशियां जो है ना उसको खराब ना होने दें। आप थोड़ा सा अगर कानून की पासदारी करेंगे तो इससे आपकी भी जान महफूज रहेगी और बाकियों की भी, और मिलके हम खुशियां बांटेंगे भी। और अगर उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की तो इससे मामला जो है ना सबके लिए खराब हो जाता है। आपके सामने जो मैनहोल कवर्स का बार बार CM साहिबा कहती हैं, इसी तरह से वो कहती हैं कि प्रोटेक्टिव रॉड हुकूमत ने फ्री ऑफ कॉस्ट सारों को दी है, और अब आप सड़क पे निकल के देख लें, ना कोई बगैर हेलमेट के मोटर बाइक पे आपको नजर आएगा, ना कोई प्रोटेक्टिव रॉड के बगैर आपको कोई मोटरसाइकिल पे नजर आएगा। तो ये सारी जो है इम्प्लीमेंटेशन की सारी बात होती है। बिल्कुल ठीक है उस्मा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। बसंत पर बात हो रही थी और ही हम बसंत भी एक साथ मनाएंगे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्क। मेरे साथ आरिफ साहब बैठे हैं, और आरिफ साहब जो हैं एक बहुत ही कमाल, बहुत ही ज़बरदस्त नाम है हुंजा में, और इस हवाले से कि इनसे सीखा बहुत कुछ जा सकता है। और अपने आप को बर्डर कहते हैं, परिंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और वाइल्ड लाइफ से ऑफ कोर्स मोहब्बत करते हैं, सारी वाइल्ड लाइफ से। आरिफ साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने यहाँ पे बड़ा अच्छा इनिशिएट किया है, और इसका जो बेसिक और बुनियादी थीम ही जो है वो बर्ड्स पे है। आपका इस पूरी सेटिंग जो भी यहाँ पे है, 2 मैगपाइज। हमारी जो धरती है, हम जिसको बड़े सगीर कहते हैं, लोग जो थे वो दरिया से बड़ी मोहब्बत करते थे। अब यानी इबादतों में शामिल था कि दरिया है या दरख्त हैं या जानवर हैं, ये तमाम चीज़ों से बड़ी मोहब्बत करते थे। एंड अब फिर वो क्या तब्दीली आई, किस वजह से ये अचानक वो धरती जो कि पूरी दुनिया में सबसे लीडिंग इसका किरदार था, ये जो कुछ भी नेचर है उसकी शदीद मोहब्बत में, एकदम 180 कैसे हो गया? और हमें लगता है जैसे ये कोई तकरीबन 70-80 साल का मामला है, शायद इससे पीछे ऐसा नहीं था। शायद इससे भी मैं कहूँगा कम है, और उससे भी कम है। मेरे ख्याल में जो मेन जो वजह है वो जो बच्चे रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं घरों के अंदर, क्योंकि मैं ये कहता हूँ, मेरा इस पे पूरा ईमान है कि जब तक बच्चा या इंसान नेचर से इंटरेक्ट नहीं करेगा वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि नेचर
को जब आप बैठते हैं और आप बर्ड्स को या एनिमल्स को या प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स जो भी इकोसिस्टम का हिस्सा है, जब कहीं आप बैठ के उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तब आपको पता चलता है कि हर लिविंग बीइंग जो है वो किसी न किसी इकोसिस्टम का हिस्सा है और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर आप उसको डिस्टर्ब करते हो तो आप पूरे एनवायरनमेंट, पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हो। हम जब छोटे होते थे तो हमारे पेरेंट्स हमें ये ऑर्डर्स होते थे कि आपने शाम से पहले घर आना है, शाम अंधेरे से पहले घर आने, क्योंकि हम स्कूल से आके सारा दिन बाहर फिरते थे, खेलते थे, पहाड़ों में होते थे, जहाँ भी मतलब नेचर से कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होता था हमारा, लेकिन वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और उसकी वजह से फिर यही है कि चूँकि बच्चे कन्फाइन हो गए हैं घरों के अंदर, तो उनको वो चीज़ें, वो नेचर का जो बैलेंस है, वो इकोसिस्टम्स के जो बैलेंस है, उनको वो समझ नहीं आते हैं। और जब उनको समझ नहीं आएंगे तो वो बहुत माइन्यूट चीज़ें होती हैं जिसमें आपको बैलेंस को रखना होता है, वो अवेयरनेस नहीं है। मैं जैसे सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि व्यवसायी बहुत सी दुनिया जाती है, बच्चे भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, लेकिन अगर उनको ये नहीं पता कि एक बच्चा अगर च्युइंगम वहाँ फेंक देता है तो उससे एक बर्ड मर सकता है, क्योंकि वो परिंदा वो च्युइंगम खाएगा और उसके गले में, और इस तरह के बहुत से वाक़यात होते हैं जो मुझे रेंजर्स जो वहाँ देवसाई में बताते हैं। तो ये एक सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज़ है जो अगर मेरे ख्याल में बच्चे को पता हो तो शायद वो बच्चा बड़े से ज़्यादा उसको फॉलो करेगा, उसका ख्याल रखेगा। तो वो चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम से भी ख़त्म हो गई हैं। हमारे बच्चों की, जब मैंने बताया कि चूँकि उनका इंटरेक्शन बाहर की दुनिया से अब ख़त्म हो गया है बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजन, सिक्योरिटी वो है, बहुत से वो हो गए हैं, हैबिटेट्स आपने ख़त्म कर दिए शहरों में। पहले बहुत परिंदे आते थे, अब कंक्रीट हो गई है तो परिंदे भी आपको या और एनिमल्स वो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, एजुकेशन भी। इसमें साइकोलॉजी की फाइंडिंग्स जो हैं वो ये हैं कि ये जो जेन ज़ी और इस तरह की जो बिहेवियर्स हैं जो कि हम समझ नहीं आ रहे हैं हमारी जनरेशन्स को, तो उस पर फिर एक बहुत ही इंटेंसिव, बहुत ही बड़े स्केल पे एक स्टडी की गई साइकोलॉजी में, और उसकी फाइंडिंग्स ये थी कि जो आपने फ्री प्ले ख़त्म कर दिया है उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और पूरी जनरेशन्स को बिठाया गया 1945 से लेके अब तक की जनरेशन्स को, और हैरत अंगेज़ तौर पे 1980 और 85 तक की जो जनरेशन्स थी उन्होंने बताया कि हम 4-5 साल के थे तो हम घरों में शाम को ही आते थे, और उसके बाद ये स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता गया, फ्री प्ले कम होता गया, और करते करते 2010 के बाद ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक ग्रेट रिवायरिंग की जद में आ गया, और इस वक्त सिचुएशन है वो बिल्कुल ही अजीबोगरीब हो गई है। एजुकेशन के वाले से जो बात की, आपको भी याद होगा और मुझे भी, क्या हम जब बच्चे थे तो हमारी एक कापी होती थी जिसपे हमने मुख्तलिफ जगहों के पत्ते वो जमा कर और मुख्तलिफ एनिमल्स की तस्वीरें और वो सारा, और कि कहाँ की जहाँ का स्कूल है उस धरती की। आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब ये इस बात को तरसा हो गया हमारे प्राइमरी वाले। मैं जब अलमीन स्कूल गया गुलमित, ये यहाँ के डिफरेंट स्कूल में, लेकिन अलमीन स्कूल तो नज़ीर अहमद बुलबुल वहाँ पे हैं जो कि उन्होंने वो सारा सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ, खुद बनाते हैं। यहाँ की मतलब याक जो है वो बारखोद से बात कर रहा है कि मैं इंसानों से तंग आ गया हूँ, ये हुआ है। बाकी एनिमल्स जो है ना उसको कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं हम कुछ करते हैं और ये बाउंड्री से बाहर भी नहीं जाना। ये सारी चीज़ें इतनी सेंसिटाइजेशन पैदा कर रही हैं उनके बच्चों में। ये हम अगर पूरे पाकिस्तान में कर लें तो शायद फिर दोबारा से लौट आएगी सारा। वो हमने एजुकेशन को कन्फाइन कर दिया क्लासरूम तक, हम उसको अपने घर तक नहीं ले जाते, अपनी लाइफ में लेके नहीं जाते। वो एग्जांपल्स, वो जो आपकी बात है कि हम अगर पढ़ा रहे होंगे तो शायद क्योंकि किताब में सिंगापुर की बर्ड्स लिखी हैं तो बच्चों ने सिर्फ इम्तिहान की तैयारी के लिए सिंगापुर की बर्ड्स याद करनी है, हालांकि वो रह रहे होंगे हुंजा में। तो वो जब तक आप उस एजुकेशन को अपनी लाइफ में लेके लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स और वो नहीं दोगे बच्चों को, तो वो फिर वही चैलेंज आ जाता है ना कि हम उस एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कहीं नहीं कर रहे थे। हमारी एजुकेशन की इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं होती है उस तरह की। तो और वो उसकी वही वजह है कि वो ना, चूँकि वो पेरेंट्स भी उस तरह अवेयर नहीं है और फिर वो टीचर्स भी, और फिर हमारा स्कूल सिस्टम जो है या एजुकेशन सिस्टम है इट्स मोर एग्जाम ड्रिवन। तो फोकस हर पेरेंट का होता है, वो बजाय वो ये कि
आज घर में परिंदे देख लो, इसके नाम याद करो, वो कहते हैं नहीं किताब में जो है, क्योंकि एग्जाम में तुमने किताब से लिखना होगा। तो वो वाले चैलेंज हमारा है एक, वो भी जिसकी वजह से मेरे ख्याल में हम एनवायरनमेंट और इन चीज़ों से बहुत दूर हो चलते जा रहे हैं। नाज़रीन, बात ये है कि जिन बातों की आरिफ साहब बात कर रहे हैं, गालिबन हम उसको तज़किया औकात क्या उसमें लेते हैं। हम समझते हैं कि अब बच्चा जो है ना ये वक्त ज़ाया कर रहा है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ना वढ़ना जो निसाबी वो ख़ास एक उस फ्रेमवर्क के अंदर रहना है। बाकी ये जो परिंदे देखना है, ये जो नेचर है, ये जो सयाहत है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ हैं। मुझे याद है कि हम जब लास्ट ईयर हुंजा हमने आना था तो ऑफकोर्स हमारे बच्चे जो हैं एक स्कूल में पढ़ते हैं और उन्होंने कहा कि आप 1 महीने की छुट्टी कैसे ले सकते हैं, एक बच्चे कैसे 1 महीने के लिए जा सकते हैं, ये तो उनकी पढ़ाई में बड़ा हर्ज होगा, हम स्कूल से निकाल देंगे वगैरह वगैरह। हमने कहा वो तो निकाल दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम आपको ये ज़रूर बता रहे हैं कि इस 1 महीना जो आप उनको पढ़ाएंगे वो वैसे तो उस कंटेंट से ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, लेकिन जो 1 महीना आप कंटेंट देंगे और जो 1 महीना मैं उनको हुंजा में जाके और गिलगित बल्तिस्तान में करूँ, वो अनमैचेबल है, उसका वो आप सोच ही नहीं सकते कि वो किस लेवल की लर्निंग है। 100 बच्चों को निकालिए, उनको सियाहत में लेके आइए उनको, और ये मत समझिए कभी भी कि जब आप बच्चों को सियाहत के लिए लेके आते हैं तो उनकी पढ़ाई में हर्ज होता है। ये लर्निंग का जो प्रोसेस है ये स्कूल की चारदीवारी के बाहर कहीं ज़्यादा है, और मैं ये बात साइंसी हवाले से और साइकोलॉजी के हवाले से कर रहा हूँ कि लर्निंग का प्रोसेस उससे बाहर बहुत है। 6 घंटे बच्चा स्कूल में होता है, बाकी 18 घंटे जो है उसका लर्निंग का प्रोसेस बाहर चल रहा होता है। सो बच्चों का ख्याल रखिए और उनको इस नेचर के करीब लेके आइए। देखते रहिए सफर है शर्त। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। आज एक्सप्रेसो में हमारे साथ मौजूद है नायाब यासीन, एक बाहिम्मत पाकिस्तानी खातून, 3 बच्चों की माँ और आलमी अल्ट्रा ट्रेल रनिंग में पाकिस्तान का रोशन चेहरा। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने गोट ट्रेल अल्ट्रा इंटरनेशनल रेस में शिरकत की, जो अपनी खतरनाक पहाड़ी ट्रैक, शदीद बर्फानी सर्दी, मूसलाधार बारिश, गहरी धुंध और जीरो विजिबिलिटी की वजह से दुनिया की मुश्किल तरीन रेसेस में शुमार होती है। इस रेस में 6000 फीट से ज्यादा एलिवेशन और इंतहाई पथरीला जानलेवा रास्ता शामिल था, जहां दुनिया के 50 से ज्यादा मुमालिक के चैंपियन रनर्स शरीक थे, और नायाब यासीन इस मुकाबले में शिरकत करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बनी। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत बैनुल-अक़वामी रेसेस में नायाब यासीन मुसलसल फर्स्ट और सेकंड पोजीशंस हासिल करती हैं। उनके 2 बेटे और 1 बेटी भी रनर्स हैं। नायाब कई रेसेस जीतकर सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं। मजीद उनकी जो दीगर अचीवमेंट्स हैं जिनका जिक्र हम नहीं कर सके, उस हवाले से उन्हीं से बात करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच नायाब हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। नायाब, अपने नाम की तरह ही आप उन नायाब खवातीन में से एक हैं पाकिस्तान की, जो ऐसे मुश्किल काम कर रही हैं कि हम हैरान हो जाते हैं। ये जो मैराथन का सिलसिला पाकिस्तान में शिद्दत पकड़ता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि उसका माहौल बनता जा रहा है, वो तो स्ट्रेट ट्रैक्स पर होती है। ये बहुत ही मुश्किल ट्रैक्स हैं जहां पर आप जो है रेस कर रही हैं ऑलरेडी। तो बताइएगा कि कितना मुश्किल है ये एक नॉर्मल रेस से? ये दरअसल जो है मतलब पहाड़ों की रेस है। दरअसल मैंने ये वाली जो रेस की है गोट ट्रेल अल्ट्रा, ये जो है मतलब फर्स्ट टाइम की है पहाड़ों की रेस मैंने। मतलब इसमें ये था कि यानी कि स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा सही रहा है, बट ये था कि लास्ट टाइम पर आके थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। लेकिन ये है कि अपना ये है कि कर लिया मैंने, फिर भी थोड़ी सी बस ये है अप एंड डाउन में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, लेकिन अब ये है कि वो आदत ऐसी हो गई थी उसकी वजह से। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हो गया था। फिर भी थोड़ी सी बस लास्ट टाइम पे बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से एक तो सर्दी थी वहाँ, अच्छा, जिसकी वजह से थोड़ी सी तबीयत डाउन हुई है। अच्छा नायाब, किस तरह से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया, मेंटली भी फिजिकली भी? क्योंकि वाकई जो आप बता रही हैं आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था और इंतहाई चैलेंजिंग था। किस तरह का तजुर्बा आपका रहा और कितना आपने इससे सीखा, और इसकी तैयारी आपने बेसिकली कैसे की थी? सबसे पहले तो इसमें जो सबसे पहला जो किरदार है वो मेरे हस्बैंड का है, मोहम्मद यासीन अमजद का। उनकी काफी सपोर्ट थी, क्योंकि स्टार्टिंग उन्होंने ही रेस स्टार्ट की थी, उसके बाद बच्चों में फिर मुझ में मतलब ये जोश आया, तो उसकी वजह से ये था कि मुझे फिर शौक भी था, मुझे ऐसे शौक भी है ऐसी रेसेस को करने का। अभी जब मैं ये वाली रेस करके आई उसके बाद मैंने दोबारा भी बोला है अपने हस्बैंड को कि मुझे दोबारा एक दफा ही करना है। तो बाकी ये है कि रनिंग का तो ये है कि मुझे शौक है, मैं रेगुलर भी जो है हम लोग रनिंग करते हैं डेली। रात में तकरीबन यानी कि 10 बजे हम लोग चले जाते हैं और मतलब 1-2 बजे रात में हम लोग वापस आते हैं। 3 से 4 घंटे की मेरी डेली की ये रूटीन है रनिंग करने की, मेरी भी और मेरे साथ मेरे बच्चों की।
यही रूटीन। यही पूछना चाह रहे थे आपसे कि इसमें तो बहुत ज्यादा वक्त दरकार होता है, इसकी ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा वक्त दरकार होता है, तो आप अपने जो घरेलू अमूर हैं उनसे कैसे वक्त निकाल पाते हैं? मतलब रनिंग का जो मैंने आपको बताया ना कि रनिंग का जो मेरा जो टाइम है वो है रात का ही टाइम है। बाकी ये होता है कि दिन में सैटरडे संडे हम लोगों का ये होता है कि हम लोगों की रेस होती है जहाँ पे हम लोगों को जाना होता है। बाकी दिन ये है कि बस वो दिन होता है कि मेरा जो है वो रेस से नागा हो जाता है। बाकी दिन कोई ऐसा नहीं है कि मेरी और मेरे बच्चों की ट्रेनिंग ना हो। डेली 10 o'clock हम लोगों ने चले जाना है और 1 o'clock वापिस आना है रात में। मतलब 3 से 4 घंटे का तो ये प्रोसेस मैंने करना ही करना है लाजमी। इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा नायाब, जो अल्ट्रा गोट जो है ट्रेल रनिंग, हम इसकी बात करें, अगर आपने ये जो रेस की ये आप डेफिनेटली चैलेंजिंग थी, मुश्किल थी, इसमें पार्टिसिपेट करना खुसूसी तौर पर उस वक्त जब दुनिया के 50 से ज़ायद ममालिक के जो प्रोफेशनल रनर्स हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हों और आपने वहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो उस वक्त क्या फीलिंग्स थी आपकी? उस वक्त बस ये था कि बस अपने पाकिस्तान का जो है बस एक नाम बनाना है। और इसके अलावा एक चीज और भी है कि मैंने गोट ट्रेल पहले भी की है, एक मैंने पहले भी की है, लेकिन ये था कि ये वाली मुझे जरा एक शौक था कि मैंने कहा था मैं ये वाली करके देखूंगी। वो कहते हैं ना सीख सीख के ही आप आगे जाते हैं, तो मुझे बस ये था कि बस मैंने करनी है। मतलब लास्ट टाइम पे थोड़ा सा हुआ है मसला बारिश वगैरह की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कंप्लीट की। बिल्कुल ठीक। मुझे ये है कि मजा आया, कोई मुझे मुश्किल नहीं लगी, बस थोड़ा सा लास्ट टाइम पे हुआ थोड़ा बहुत, बाकी ये कि इजी हो गया था सब। राइट। अच्छा, तो नायाब ये भी बताइएगा कि अमूमन बहुत ही ट्रेनिंग, जो रिगरस ट्रेनिंग चाहिए होती है इसकी, कोई आम आदमी तो मेरा ख्याल है कि 5 किलोमीटर भी भागे उसके लिए वो मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर तो आपको 35-35 किलोमीटर तक जो है वो पहाड़ पर भागना है, इसके लिए खास मसल्स चाहिए होते हैं, मसल मेमोरी चाहिए होती है, तो वो किस तरह से डेवलप किया आपने? नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैंने अपना एक जो है एक अपनी टाइमिंग, एक अपनी रूटीन बनाई है, सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब एक रनिंग करना, और एक हम लोगों की जो है एक हम लोग ये जेल ज्यादातर जो होता है, जैसे बड़ी रेस हो तो उसमें हम लोग जेल यूज करते हैं। बस बाकी चीज ये है कि अपनी रनिंग के ऊपर मैं फोकस करती हूँ बस। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे बस जिम पे मैं जाती हूँ, जिम ऐसे है बस। बाकी इतना कोई वो नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा कुछ करना या कुछ खाना पीना या अपनी खुराक को, नहीं। मतलब मैं इजी रह के करती हूँ रनिंग, अपना जो टाइम रनिंग को देना है जो अपना है इजी, बिल्कुल सही। अपने आप को आप दिक्कत में नहीं डालती और फिर भी बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस करके आप चल रही हैं, और साथ में बच्चों को लेकर चलना वो भी बड़ा मुश्किल होता है, आप वो भी मैनेज कर रही हैं। कौन सी इन फ्यूचर ऐसी रेस है इंटरनेशनली जो जिसके लिए अब तैयारी शुरू कर दी है आपने? मैंने दोबारा से ही ये गोट ट्रेल करनी है, मुझे इसी का ही जज्बा हुआ है, इसी का ही जोश है जो मैंने अभी मैं दोबारा से करने लगी हूँ। इसमें मैं 10 किलोमीटर करूंगी, इसके बाद इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि 100 किलोमीटर वाली भी मैं इसमें करूँ इंशाल्लाह आप करेंगी। तो वैसे जेल्स कितने इस्तेमाल करती हैं आप एक रेस पे? एक रेस में मैं ज्यादातर 1 या 2, ज्यादा जरूरत हो तो यूज करती हूँ, वैसे नहीं, और वो भी हर रेस में नहीं। ज्यादा कोई बड़ी रेस आ गई है अगर उसमें आपको जरूरत पड़ी है तो, वैसे मैं इन चीजों की आदी नहीं। कितने किलोमीटर के बाद? तकरीबन 10 किलोमीटर, मतलब 8 या 10 किलोमीटर के बाद अगर ज्यादा ये बड़ी रेस है तो इसमें मैं यूज करूंगी बस। वो भी अगर मुझे लगे कि मुझे जरूरत है तो, वैसे नहीं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। नायाब, आप बहुत सारी ख़वातीन के लिए, हमारी जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए, बहुत सारी हमारी यंग जनरेशन के लिए, ख़वातीन के लिए एक मोटिवेशन है। आपको देख के बहुत सारे लोग मुतासिर होंगे और वो भी डेफिनेटली रनिंग जो है उसको जो जिनका पैशन है वो इसको इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर जाकर करने के लिए भी आपको देखकर मुतासिर हो रहे होंगे। तो ऐसी ख़वातीन के लिए क्या पैगाम है आपका? किस तरीके से आप बैलेंस करके चल रही हैं अपनी ज़िंदगी को और वो भी कर सकती हैं? मैं तो यही कहूंगी कि जो खवातीन घर में उनको ज्वाइन करना चाहिए, आना चाहिए। सबसे बड़ी तो चीज ये होती है कि आपके साथ कोई ना कोई सपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। मेरे साथ मेरे बच्चों के साथ मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है, ठीक है। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये है
कि यहाँ पर हम लोग होते हैं यूएई में, ठीक है, हम लोग हैं बाहर की कंट्री में, ठीक है, यहाँ पर आपको हस्बैंड की तो सपोर्ट होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपके हस्बैंड जहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर वहां से आपको परमिशन है तो आप इजीली अपने रेस को, हर चीज को मैनेज कर सकते हैं। तो इस चीज में मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, जहाँ पर मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, बीसीआर की कंपनी के ऑनर है फारूक अली खान, उनकी काफी सपोर्ट है हमें, उनकी वजह से फ्री हैंड उन्होंने मेरे हस्बैंड को दिया है, और उनकी वजह से आज मैं और मेरे बच्चे जो हैं, हम लोग इस काबिल हुए हैं, इस जगह पे हम पहुंचे हैं, यहाँ पे आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ, ये उनकी भी मेहनत है। और इसके अलावा मैं एक नाम और लेना चाहूंगी यहाँ पे, जो हमारे स्पॉन्सर हैं, नवीद अहमद साहब का जो सुपरफिक्स ग्रुप के ओनर हैं, उनकी सपोर्ट हमें बहुत है। बिल्कुल, और इन सपोर्ट के जरिए ही आप ऐसे कारनामे सर अंजाम दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नायाब हमसे गुफ्तगू करने के। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। बसंत के जश्न की तो बात हो गई, वर्ल्ड कप के जश्न की भी बात कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान आज आयरलैंड से टकराएगा, अपना वार्म अप मैच जो है वो खेलेगा। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ ना खेलने के फैसले पर राय जारी है और ग्रुप ए में शामिल बायकॉट मैच में भारत को खेले बगैर 2 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन यही नहीं होगा, कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान को रन रेट का भी नुकसान उठाना होगा। रन रेट ऐसे निकलेगा जैसे एक टीम 20 ओवर्स खेलकर कोई रन न बनाए। प्लेइंग कंडीशंस के मुताबिक भारतीय टीम को कोलंबो पहुंचना होगा, मैदान में मुकर्रर वक्त तक इंतजार करना होगा और मैच ऑफिशियल के मनसूखी के ऐलान पर भारत को वॉक ओवर मिलेगा। अब सवाल यह है कि क्या कौमी टीम 2 पॉइंट्स मनफी होने पर सुपर 8 में पहुंच सकती है और क्या पाकिस्तान के लिए मजीद तीनों टीमों को हराना आसान होगा, खास तौर पर जब आपको याद हो कि वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान अपना पहला मैच मेजबान अमेरिका से सुपर ओवर में हार चुका है। आपको पता है ना, पहले भी कल भी मेंशन किया था, याद करा दिया। तो ये 3 मैचेस बहुत बहुत जरूरी होंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए टीमों ने बरकरार रखे जाने वाले खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है और आपको पता ही है, एक्सपेक्टेड था कि इन्हीं खिलाड़ियों को रिटेन किया जाएगा। ज़ल्मी ने बाबर आजम, कलंदर्स ने शाहीन आफरीदी, कराची ने हसन अली और यूनाइटेड ने शादाब खान, जबकि कोयटा ने अबरार अहमद को बरकरार रखा है। जबकि हारिस रऊफ, फखर जमान, साहबजादा फरहान, नसीम शाह, साइम अयूब जैसे बड़े नामों को उनकी टीमों ने रिलीज कर दिया है। जी हाँ, उधर पीएसएल के इंटरनेशनल मीडिया राइट्स की फरोख्त के साथ तारीखी कायम हो गया है। पाकिस्तानी कंपनी ने पीसीबी की मुकर्रर करदा रिजर्व कीमत से भी ज्यादा बोली लगाई, जिसके बाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इंटरनेशनल मीडिया राइट्स की मालियत में 149% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। ये इजाफा HBL PSL की बढ़ती हुई मकबूलियत और ब्रांड वैल्यू का वाज़े सबूत है और CEO PSL सलमान नसीर का कहना है कि PSL दुनिया की सफ़े अव्वल की T20 लीग्स में अपनी जगह मजबूत कर रहा है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हमने बात करनी है। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं यूसुफ अंजुम साहब, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू। यूसुफ साहब, जिस तरीके से अभी हमने बात की कि एक मैच जो हम नहीं खेल रहे, पहले तो वार्म अप मैचेस की भी हम बात करते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंटली ये है कि हमने इंडिया के साथ जो मैच अपना खेलने से मना कर दिया है, तो उसमें डेफिनेटली बगैर खेले भारत को 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। हमारे साथ क्या मामला होगा? देखें, भारत के लिए भी इतना आसान नहीं होगा वहाँ पर 2 पॉइंट्स लेना, क्योंकि उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, वहाँ पहुँचना पड़ेगा, ग्राउंड में खड़ा होना पड़ेगा, ICC के अंपायर जाएंगे, टॉस की जैसे सूरत हाल हम देखते हैं, वो सारी सिचुएशन वहाँ पर हमें दिखाई देगी। उसके बाद फिर जो मैच रेफरी वो अनाउंस करेंगे कि मध्य मुकाबले टीम क्योंकि पाकिस्तान की नहीं आई, ग्राउंड में नहीं है, तो हम वॉक ओवर देते हैं, उसके 2 पॉइंट फिर उनको मिलेंगे, लेकिन उनको तरद्दुद पूरा करना पड़ेगा। सारी सूरत हाल वैसे की वैसी होगी जैसे आम मैचेस में होती है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए आसान फैसला नहीं था, लेकिन जब सुलहों की बात आए और उसमें क्योंकि इंडिया ने हमेशा खेल में सियासत को लेकर आए, उनके खेल से खिलवाड़ करने की कोशिश की है, तो बड़ा अच्छा पाकिस्तान ने छक्का लगा दिया। अब इसी यही वजह है कि पहली बार ICC और इंडियन क्रिकेट बोर्ड बैक फुट पर आ गए और मिनटें तल्ले उन्होंने शुरू कर दी पाकिस्तान के, खुदारा हमें बचा लें, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच से पूरी उनकी आमदनी होती है। जब कमाओ पूर्ति घर से भाग जाए या वो इनकार कर दे खेलने से, पहली तो बार कोई टक्कर का बंदा मिला है ना यूसुफ साहब। अब जैसे तरले मिन्नतों पर बात आ गई है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है कि बैकडोर जो चैनल है वो राब्ते शुरू हो गए हैं और अपडेट ये है कि जो नायब सदर है ICC के इमरान ख्वाजा, जो हांगकांग जो सिंगापुर एसोसिएशन के उसकी नुमाइंदगी करते हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप पाकिस्तान से बात करें कि पाकिस्तान किस तरह ये मैच खेलने पर राज़ी हो सकता है।
तो दूसरे ममालिक से भी बातचीत की जा रही है कि आप भी उनको फ़ोन करें, किसी तरीके से मैच लाजमी खेले। अच्छा, वैसे काफ़ी बर्डन हमारे कंधों से उतर गया कि आप अगर इंडिया से नहीं खेलना तो बाकी 3 के साथ तो आराम से खेल लेंगे, क्योंकि अगर इंडिया के साथ खेलने का बर्डन मौजूद रहता तो हमारी टीम को भी पता होता कि भाई एक मुकाबला है जिसमें जो है ना स्टैंड लेना है। लेकिन आगे का भी कोई क्लैरिटी नहीं है, ये सिर्फ एक मैच के हवाले से बात, ये सिर्फ अभी एक मैच के हवाले से अनाउंस किया गया है। आगे क्या होता है ये भी फैसला बाद में होना है, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह की चीजें अब कोशिश की जा रही है अभी इनके आईसीसी की तरफ से भी और इनके कुछ दरमियानी हल निकालने के लिए बातें हो रही है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये मैच भी हो जाए। अच्छा, लेकिन हाँ, इसके चांसेस भी काफी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें चूंकि आईसीसी की तरफ से हो रही है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हो रही है, और ये क्योंकि इसमें पॉलिटिकल फिगर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी बड़ी ब्रेक थ्रू हमें देखने को मिल जाए। लेकिन इसका फैसला सिर्फ पाकिस्तान ने करना है कि क्या वो खेलने के लिए तैयार है या नहीं, किन ग्राउंड पर वो खेलने के लिए तैयार होगा। लेकिन ये कि झटका बहुत बड़ा लगा है आईसीसी को, और पाकिस्तान नहीं खेलता, अपने मौके पर कायम रहता है उनके मिलते तर्जे के बावजूद, तो फिर मेरे ख्याल में आईसीसी का ये आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है, क्योंकि उसके बाद इंडिया में तो मेरे ख्याल में कोई उनको इवेंट नहीं मिलेगा और आईसीसी की अपनी साख भी मुतासर होगी। अब लोग बातें करना शुरू हो गए, पहले लोग बातें नहीं करते थे, क्योंकि अब जो स्टैंड लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो स्टैंड लिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, अब जो गोरे सहाफ़ी उन्होंने बातें शुरू कर दी है कि इंडिया का झुकाव हमेशा आईसीसी की तरफ रहा है। इस वजह से इंडिया के जो चेयरमैन है, जो जयशाह है, उनकी कोई काबिलियत नहीं है। लोग अब ये बातें सवाल करना भी शुरू हो गए, सिर्फ उनके जो सियासी बलबूते पर ही वो आईसीसी तक पहुंचे और आईसीसी का जो साख है उसको मुतासर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में झटका पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि जो अगर हम लीगल बेस पे बात करें तो पाकिस्तान को कोई फाइन, कोई जुर्माना नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि ये जितने भी सारे इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, इनसे कोई चीज़ ऐसी नहीं, हम उम्मीद नहीं रख सकते कि वो पाकिस्तान का अच्छा सोचेंगे। वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से, अगर ये खेलने पर राज़ी नहीं होते तो फिर इनको डराया जाए, धमकाया जाए, इनको बाइकाट करने की या उनको जो एनओसी ना देने की पीएसएल के लिए, वो सारी चीज़ें की जाएँ। लेकिन ये चीज़ें कोई इतनी बड़ी अहमियत नहीं रखती। जब काज बड़ा हो, पाकिस्तान ने ये साबित किया कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो उसूलों पर था, हक पर था, कि जो इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान में सियासत के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। यूसुफ साहब, आपने देखे इंडियन चैनल्स देखे आपने देखा कि वहां तो सफे मातम बिछी हुई है, वही चैनल लग रही हैं। लाहौर के पोर्ट पे हमले करवा दिए थे, वही चैनल्स अब ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप भी जो है हम मनसूख कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब देखे ना, अब देखे ना कि उनको मिर्चें लगी हुई हैं। गोदी मीडिया अब ये कोशिश करने में मसरूफ है कि किसी ना किसी तरीके से डराया जाए, धमकाया जाए पाकिस्तान को, ये कर देंगे, जुर्माना हो जाएगा, बाइकाट हो जाएगा। अपनी गवर्नमेंट को भी कर रहे हैं कि आपको पहले ही पता था, आपने इस तरह से इनको इतना क्यों किया और आपने इस तरह की इजाजत कैसे दे दी, और ये सारी चीजें भी चल रही हैं। हालांकि इनिशिएट इन्होंने ही किया था। देखिए वहां पे क्योंकि कुछ बाज़मीर लोग भी मेरे ख्याल में जो बोलना शुरू हो गए कि यार ठीक है, अगर आपने हुकूमती इजाजत की वजह से वहां पर नहीं खेली चैंपियन ट्रॉफी, तो फिर यही मौक़िफ़ तो बांग्लादेश का भी था, तो उस पर वक्त आप क्यों नहीं बोले, उस वक्त आईसीसी की खामोशी क्यों रही? और आपको पता है कि जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, तो 2 घंटे बाद रात को उनकी ईमेल आ गई थी आईसीसी। इतनी जल्दी उन्होंने दिखाई कि ठीक है जी, हम आपकी इज्जत आपका जो फैसला उसका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन खुदा के लिए कुछ इस पर गौर करें और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और दुनिया की क्रिकेट के लिए सोचें कि इससे बड़ा। हमने एक बात तो उनसे पहले मनवाई है, हाइब्रिड मॉडल, जो वो नहीं आ रहे थे तो हम भी नहीं गए, हमने भी मुश्तरका जो है उसकी मेज़बानी करवा दी। लेकिन इसके बाद अब आप देखते हैं कि कुछ अगर ये डिसाइड होता है कि हम मैच खेलते हैं, और बांग्लादेश की अगर बात करें, ये हिमायत में हम लोग कर रहे हैं, आईसीसी पूछ रहा है कि पाकिस्तान वजह क्या बयान करेगा कि क्यों मैच नहीं खेल रहे? देखिए पाकिस्तान ने एक स्टांस लिया ना कि बांग्लादेश का जो मौक़िफ़ था, उनकी गवर्नमेंट ने मना किया वहां पर जाने से, खेलने से, उनकी क्योंकि सिक्योरिटी का इशू था, गवर्नमेंट ने महसूस की। हाँ जी बिल्कुल, तो यही वो स्टैंड है जिस पर पाकिस्तान ने अपना ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये बेईमान मुल्क है, मेरिट की उसूलों की पासदारी नहीं करते ये सारे। तो इसी वजह से पाकिस्तान ने ये अपना साथ दिया बांग्लादेश का, और ये सारा जो फैसला किया, ये सारा इज़हार यकजहती के लिए कि ठीक है दुनिया कुछ कहे, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। वाला मसला नहीं था वो, ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो ना नहीं, वो देखिए वो रवायत है, वो कवानीन नहीं आईसीसी के, वो एक रवायत चली, एथिकली उन्होंने गलत किया, पूरी दुनिया ने देखा।
और इससे बहुत सारा इंडिया पर आ रहा है, क्योंकि आपको पता कि अब तो इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है जो इनके ओलंपिक्स का फैसला करती है मेज़बानी का, उसने भी कहना शुरू कर दिया कि हम और रिकंसिडर करेंगे इन फैसलों को कि क्या 2036 में जो इन्होंने इंडिया ने बिड की है उसको ऑन किया जाए या दोबारा इसे वापस लिया जाए, क्योंकि इनके सियासत, क्योंकि खेलों में सियासत बिल्कुल इसको किसी सूरत भी कबूल नहीं करते, तो ये मेरे ख्याल में खुद इंडिया के लिए नुकसान होगा और आईसीसी के लिए नुकसान होगा। अपने बिछाए जाल में खुद ही फंस कर, हाँ जी, अपनी कब्र में खुद ही उनको लेटना पड़ेगा। अच्छा यूसुफ साहब, पीएसएल की थोड़ी सी क्विक बात कर लेते हैं। रिलीज और रिटेंशन जो प्लेयर्स की हुई है उस पर क्या कहेंगे आप? क्या एक्सपेक्टेड था कि यही प्लेयर्स को टीमें रिटेन करेंगे और इनको रिलीज कर देंगे? देखें, ये टीम मालकान के लिए बहुत ही मुश्किल फैसला था कि अपने पसंदीदा खिलाड़ियों में से जिनके साथ उन्होंने 10 साल गुजारे, जिनको तैयार किया, जिनके बलबूते पर उनका नाम बनाया, उन्होंने पैसे कमाए, ट्रॉफियां जीती, उनसे एक किसी 2-4 को जुदा करना, एक एक खिलाड़ी को हर कैटेगरी में रखे जाना था। और आपको पता कि शहनशाह अफरीदी को रखा, लाहौर कलंदर ने हारसरफ को मिस किया, फखर जमान को उन्होंने रिलीज किया, बाबर आजम को रखा, साइम अयूब को कोयटा ने, शाहबाज आलमी ने मिस किया, कोयटा ने इब्रार अहमद को रखा। बेहतरीन खिलाड़ियों को अपने साथ रखा है। उम्मीद करते हैं, देखिए पाकिस्तान की मेजबानी जो है पीएसएल ऊपर तक चलता जा रहा है और भारत की मेजबानी में जो है वो वर्ल्ड कप नीचे जाता जा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच यूसुफ साहब, आपने क्रिकेट पर तबसरा किया और क्रिकेट पर बात करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।